ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो इतना विस्तारित है कि आप अगर चाहें कि उसे किसी एक या दो या तीन या चार वीडियो में मैं समाहित कर लूं तो ये संभव नहीं है। परंतु फिर भी कुछ प्रश्नों के आधार पर जब हम एक प्रश्न की बात करते हैं तो उसके साथ उसके चार संभावित उत्तरों के आधार पर कुछ अलग अलग पहलुओं पर भी बात हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके सामने आपके साथ साझा करने भारत के सामान्य ज्ञान के एक नए खंड दर्शन, कला, संस्कृति और साहित्य पर आधारित एक वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 5-7 सवाल लेंगे। 5-7 सवालों के आधार पर उसके साथ जुड़े हुए कुछ विकल्प और उन प्रश्नों के पीछे छिपे हुए कुछ तथ्यों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी तैयारी और पुख्ता ढंग से हो सके। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सतरिया नामक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आपको ये हमें बताना है कि एक नाट्य की शैली है, नृत्य की शैली है जिसे सतरिया कहते हैं और ये शैली किस राज्य से संबंधित है, यही आपका प्रश्न है। आप अगर उत्तर पे जाएंगे तो उत्तर पे 4 ऑप्शंस पहले दे रखे हैं, केरल है, पंजाब है, आसाम है और बंगाल है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला, दूसरा ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है, अंतिम ऑप्शन भी सही नहीं है। आपको जाना होगा तीसरे ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन के साथ। सतरिया जो नृत्य शैली है वो आसाम से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है ये समझ लें थोड़ा। ये सतरिया को कहीं कहीं सत्रिया भी कहा जाता है, ये भी इसका नाम है सत्रिया। ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और इस शास्त्रीय नृत्य के साथ कुछ बातें जुड़ी हुई हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। भारत की नृत्य परंपरा में टोटल 8 ऐसी शैलियां हैं जिसको शास्त्रीय नृत्य परंपरा कही जाती हैं और इन शास्त्रीय नृत्य परंपरा में सबसे नई शैली अगर किसी कहें तो वो सतरिया है, क्योंकि सन 2000 में इसको इस शैली में शामिल किया गया था 8वीं शैली के रूप में। इसके संस्थापक की अगर बात करें तो श्रीमंता शंकर देव इसके संस्थापक हैं और उन्होंने इस शैली को विकसित की है। पहले ये जो शैली थी वो पुरुषों के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता था, अब महिलाएं भी इसमें भाग लेती हैं। अब जो 8 शैली की मैंने आपसे बात की या मैंने आपसे कहा कि 8 प्रमुख नृत्य शैलियां हैं, तो मैं आपको बताता चलूं। एक शैली जिसे आप भरतनाट्यम के नाम से जानते हैं, दूसरी शैली है कथकली, तीसरी शैली है कथक। कथक और कथकली दोनों अलग अलग है, आप ध्यान रखें। और चौथी है ओडिसी। पांचवी शैली की अगर मैं बात करूं तो वो है मणिपुरी। छठवीं शैली जो है वो मोहिनी अट्टम और सातवीं शैली कुचिपुड़ी है। आठवीं शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में सतरिया या सत्रिया को शामिल किया गया है। तो ये आपके 8 मेन जो शास्त्रीय नृत्य शैलियां होती हैं भारत में, वो इनके नाम है। ये असम से जुड़ा हुआ है, असम का शास्त्रीय नृत्य है। मैंने आपको बताया कि 2000 में इसको शामिल किया गया था और इनका जो प्रदर्शन है वो सत्रों में किया जाता है। ये प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक से शायद नहीं कर पा रहा हूँ, ये इस तरह का कुछ शब्द लिखा होता है जब संदर्भ ग्रंथों की बात करें तो ये इसके साथ जुड़ी हुई कुछ जानकारियां थी। आपको ये 8 नृत्य शैलियों के नाम जरूर याद कर लेने चाहिए क्योंकि इनसे संबंधित तरह तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आप चाहें तो इसे जरूर नोट कर लें। अगला सवाल है कि मधुबनी चित्रण शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? आपने ये नाम सुन रखा होगा, मधुबनी। ये चित्रण शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन आपके पास है महाराष्ट्र, बिहार पहले ए पर, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा और फिर बंगाल। 4 ऑप्शन है। आपको इनमें से किस राज्य के साथ ये चित्रण शैली जुड़ी हुई है उसको आपको कनेक्ट करना है। आपको नीचे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। और जो लोग बिहार से जरा सा भी संबंध रखते हैं वो ये बात तो भली भांति और आसानी से समझ पाएंगे कि मधुबनी जो है वो बिहार में एक जिला है, संभवतः एक जगह है, तो मैं कंफर्म हूँ। जिला है या नहीं इसके बारे में मुझे
पक्की जानकारी नहीं है। ये चित्रकला की एक शैली है जो बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा और मधुबनी इलाके में पाई जाती है। इसके अलावा ये नेपाल में भी पाई जाती है ये जो शैली है। इसमें होता यह है कि शुरू-शुरू में जब ये शैली आई थी तब ये रंगोली के रूप में आई थी और रंगोली के रूप में ही इसमें चित्रण शैली की जाती थी। बाद में फिर ये कपड़ों में भी आ गया, दीवारों पे भी आ गया और तरह-तरह के चित्रण शैली के सारे आयामों को इसने छुआ है। कागजों पर भी आ गया, सब तरह के आपको ये देखने को मिल गया। मधुबनी बिहार की का एक स्थान है, मैंने पहले ही बताया। और ये जो चित्र शैली है उसमें मुख्यतः कृष्ण और अर्जुन या फिर यूं कहें कि महाभारत, तो पौराणिक जो चीजें हैं वो इसमें मिलेंगी आपको, रामायण के प्रसंग मिल जाएंगे। इस तरह के चित्रण इसमें किए जाते हैं। और अगर इसके स्वरूपों की बात करें तो दो तरह की होती है मधुबनी चित्रण शैली। एक होता है भित्ति चित्र जो दीवारों पे बनाया जाता है और दूसरे को कहा कहा जाता है अरिपन। अरिपन का मतलब होता है अल्पना या रंगोली। अरिपन जो है वो स्थानीय शब्द है और उसी से बनता है अल्पना या रंगोली। तो दो तरह का इसका विस्तार है। एक तो भित्ति चित्र है जो दीवारों पे बनाए जाते हैं, दूसरा अरिपन है या अल्पना है। थोड़ा सा अगर इसके इतिहास पे जाएं तो कुछ चीजों को और समझ लें। इसमें जो शुरुआती दौर पे जब इस पे काम चालू हुआ था तो इसमें गाय का गोबर और कीचड़ इनका उपयोग करके बेहतरीन चित्रावली की जाती थी। गाय का गोबर यूज होता था और कीचड़ यूज होता था और उसके बाद इसी से चित्रकारी की जाती थी। तरह तरह के और चीजों को मिलाया जाता था। कुल मिला के पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अच्छा ये उपयोग माना जाता था। और इसके इतिहास की बात मैं बता रहा था आपको। 1930 से पहले इसका का जो प्रभाव है वो एक सीमित दायरे में था और मधुबनी से बाहर इसको शायद कोई जानते भी नहीं थे उतना इस चित्रण शैली के बारे में। 1930 तक तो ऐसा था कि केवल ये बिहार और बिहार के अंदर भी मधुबनी में ही ये सीमित था। 1934 में हुआ ये कि एक बड़ा भूकंप आया और भूकंप के बाद एक अंग्रेज जो अफसर था उस समय का, ब्रिटिश अधिकारी था, विलियम जी आर्चर। इस अधिकारी का नाम मैं कहीं लिख दूं आपकी जानकारी के लिए, विलियम जी आर्चर। ये अधिकारी थे उस वक्त। और ये जो अधिकारी थे ये भारतीय कला और संस्कृति का बड़ा मतलब शौक रखते थे। इनको इनकी भारी रुचि थी इन सब चीजों में। तो जब वो भूकंप के बाद उसने देखा इन चित्रों को वहां पर, तो उसके बाद से फिर उन्होंने इसको बाहर निकाला और दूसरे क्षेत्रों में भी इसका विस्तार करने में बड़ा योगदान दिया। तो ये इसके साथ जुड़ी कुछ कहानी थी, कुछ कहानी क्या कहें तथ्यगत जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करता हूं कि ये आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करेगा, साथ ही साथ आपके प्रश्न के साथ और जुड़े तथ्यों को मजबूत करेगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल आप चाहें तो संविधान से भी जोड़ सकते हैं और इतिहास से भी जोड़ सकते हैं, संस्कृति से भी जोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र में अरों की संख्या कितनी है? अरों का मतलब होता है स्पोक्स। आपने देखा होगा एक चक्र बना होता है, चक्र में इस तरह से स्पोक्स बने होते हैं। आपको ये बताना है कि ये स्पोक्स की संख्या कितनी है। 29 है, 12 है, 24 है या 36 है। 36, 24, 12 या फिर 29, आपको यही बताने हैं। इसका जो सही जवाब है वो है 24। 24 स्पोक्स इसमें बने होते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो चक्र है ये अशोक स्तंभ से लिया गया है और अशोक स्तंभ में जैसा था उसको एज इट इज दिया गया है। आप अशोक के बहुत सारे स्तंभों में इस चक्र को देख सकते हैं और इन सारे चक्रों में आपको 24 स्पोक्स ही मिलेंगे, 24 स्पोक्स ही मिलेंगे, 24 तीलियां ही मिलेंगी आपको। अब ये 24 तीलियां 24 ही क्यों होती हैं, इस पर थोड़ा सा आप समझ लें, जानकारी आप प्राप्त कर लें। ये जो 24 तीलियां है ना, ये मनुष्य के 24 गुण को दर्शाती हैं। और ये 24 गुण कौन कौन से हैं वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, जिनको आधार बना करके हमने ये कहा कि मनुष्य अपने अंदर इन गुणों को विकसित करे तो उसका राष्ट्र जो है वो भी विकसित होगा। ये 24 जो गुण है
उनमें है, ये क्रम भी है, जो मैं क्रम पढ़ रहा हूँ इसी क्रम में इसको बौद्ध उसमें माना गया है। और इनके 24 गुणों को, मनुष्य के इन 24 गुणों को इस क्रम में विकसित करते रहना चाहिए, ये ऐसा सैद्धांतिक इनका मत है। संयम, आरोग्य, शांति, त्याग, पहले 4 ये हुए। फिर उसके बाद में 4 पे आता हूँ, शील, सेवा, सभा, प्रेम। फिर तीसरा 4 आता है, मैत्री, बंधुत्व, संगठन, कल्याण। फिर उसके बाद आता है समृद्धि, उद्योग, सुरक्षा, नियम। फिर आता है समता, अर्थ, नीति, न्याय। और अंतिम 4 है सहकार्य, कर्तव्य, अधिकार और बुद्धिमत्ता। तो ये इस तरह के 24 गुण हैं जो आपको डेवलप करने चाहिए अपने अंदर ये विकास करना चाहिए। और उन्हीं 24 गुणों के आधार पर ये 24 जो तीलियां हैं, स्पोक्स हैं या अरे हैं, ये बनाए गए हैं। और ये अशोक के लगभग हर स्तंभ में, हर या शिलालेख में आपको ये मिल जाएगा। अगले सवाल में आपको ये बताना है कि किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा के नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है। 4 साहित्यकारों के नाम मैंने लिखे हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गोपाल दास नीरज, माखनलाल चतुर्वेदी। आपको इन्हीं में से छांटना है कौन सा नाम सही है। और आपको मैं बताते चलूं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। मूलतः ये पत्रकार थे, इनकी शुरुआत पत्रकारिता से हुई। पत्रकारिता से हुई, उसके बाद ये एक साहित्यकार के रूप में ख्यातिनाम हुए। साहित्यकार, पत्रकार के साथ साथ ये एक अच्छे संपादक रहे। और इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ, होशंगाबाद में। होशंगाबाद इनका जन्म स्थान है। और इनका जन्म हुआ था 1889 में और ये स्वर्ग सिधारे 1968 में। तो ये इनका जीवन वृत्त रहा। इनके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो आपने पढ़ी होगी पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के सपनों में गुथा जाऊं, इस तरह का कुछ अंश है, मुझे ठीक से याद नहीं है। जितना मुझे याद आया मैंने आपके लिए इसलिए पढ़ा, क्योंकि पुष्प की अभिलाषा के नाम से अगर आपको याद नहीं हो तो ये पंक्तियां अगर आपको याद आए तो आपको जरूर याद आ जाएगा कि ये किसकी लिखी कविता है। ये लिखी कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, जिन्हें हम भारतीय आत्मा के नाम से भी जानते हैं। ये बेहतरीन कविता तो लिखते ही थे, साथ ही साथ ये गद्य भी अच्छा लिखा करते थे। तो गद्य भी लिखते थे, पद्य भी लिखते थे, एक निबंधकार थे, संपादक थे, साहित्यकार थे, साथ ही साथ पत्रकार भी थे। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी माखनलाल चतुर्वेदी को हम भारतीय आत्मा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनकी कविताएं जो हैं वो राष्ट्र प्रेम के इर्द गिर्द रहती थी और राष्ट्रीय भावनाओं के ओतप्रोत कविताएं होने के कारण इन्हें हम भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि नौका दौड़ इनमें से किस त्योहार से संबंध रखता है। नौका दौड़ आपने सुना होगा और आपको ये बताना है कि ये कुछ त्योहारों के नाम मैंने दे रखे हैं, इनमें से किस त्योहार से वो संबंध रखता है ये आपको बताना है। दीपावली है, ओणम है, बिहू है या पोंगल है। इसका सही जवाब है ओणम। अब ओणम से कैसे जुड़ता है ये समझिए। ये अगस्त सितंबर के माह में होता है ओणम, आपको पता होगा। तो अगस्त सितंबर के माह में ये नौका दौड़ आयोजित की जाती है। और ये मुख्य रूप से जो नौका दौड़ होती है उसके जगह का नाम है अरानमुला। अरानमुला एक जगह है, कहाँ पर है, ये केरल पे है। और केरल में ये जगह है जहां पर ये मुख्य रूप से होती है। और ये एक तरह का फसल उत्सव है केरल में, एक तरह का ये समझ लो कि क्राफ्ट फेस्टिवल है, फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसको नौका दौड़ को वल्लमुली वल्लमुकली, मैं ठीक से प्रोनाउंस अगर नहीं कर पा रहा हूं तो आप इसको मैं लिख देता हूं, आप शायद पढ़ पाए। वल्लमुकली ये कहा जाता है केरल में। नौकाएं बड़ी लंबी लंबी होती हैं और उसमें 20 से 40 लोग एक साथ उसको खेते हैं, चलाते हैं। एक तरह से ये केरल की सांस्कृतिक धरोहर है और ये उनके उत्सव का एक तरीका है। बड़ी बड़ी नौकाएं लेकर के उस दिन, ये ओणम के दिन इसका आयोजन करते हैं और बड़ा एक सुंदर दृश्य होता है उस वक्त देखने के लायक। अगला सवाल है पंजाबी भाषा की लिपि क्या है।
आपने पंजाबी भाषा सुनी होगी, बोली भी होगी अगर, तो वो भी आपको याद होगा फिर कि ये भाषा की लिपि, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि पे चलती है, आपको पता ही है। और उर्दू की अपनी लिपि है, फारसी की अपनी लिपि है। तो उसी तरह से पंजाबी भाषा की लिपि क्या है आपको बताना है। देवनागरी लिपि ही है, या गुरुमुखी है, या खरोष्ठी है, या कलिंग लिपि है। इसका सही जवाब है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी का मतलब होता है गुरु के मुख से निकली वाली, गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकलने वाली लिपि। और इसका जो मुख्य आधार है एक्चुअल में वो है हांडा लिपि। हांडा लिपि से ये आधारित है, गुरुमुखी लिपि। और इसमें मजेदार बात ये है, एक तो ये देवनागरी से प्रभावित तो है ही, क्योंकि देवनागरी के बहुत सारे तरीके इसमें भी इस्तेमाल होते हैं। मजेदार बात यह है कि इसमें केवल 3 स्वर हैं और 32 व्यंजन है। तो कुल मिलाकर के हो गए 35 वर्ण। 35 वर्ण इसमें पाए जाते हैं, 3 स्वर है, 32 व्यंजन है। और इसमें सबसे जो अच्छी बात, यानी कहने चाहिए जो रोमांचक बात है, जो आपको ध्यान देना चाहिए, उसमें यह है कि इसमें कोई संयुक्ताक्षर नहीं होता। तो अब इस बात को अगर आपको समझना हो तो आप यूं समझिए, कभी भी पंजाबी जो सही प्रोनाउंसिएशन करता है वो धर्मेंद्र नहीं कहता, वो कहेगा धर्मिंदर। वो इसी वजह से, क्योंकि ये द्र जो है ये उनके गुरुमुखी लिपि में संयुक्ताक्षर होता ही नहीं है। संयुक्त ध्वनियां जरूर हैं, लेकिन संयुक्त अक्षर नहीं है पंजाबी की गुरुमुखी लिपि में। तो इसलिए वहां आपको धर्मिंदर मिलेगा, हरजिंदर मिलेगा, हरविंदर मिलेगा, लेकिन द्र जो है वो नहीं मिलेगा। संयुक्त अक्षर आपको वहां पर नहीं मिलेंगे। तो ये एक तथ्यगत जानकारी जो आपको जरूर जाननी चाहिए। आज की इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं। अब आज की वीडियो में मैं आखिरी प्रश्न में पहुंच चुका हूं। आखिरी प्रश्न ये कहता है कि सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन से किस तरह से संबंधित है। सारनाथ जगह आपको पता ही है, ये गौतम बुद्ध के जीवन से किस तरह से संबंधित है। क्या ये उसका जन्म स्थल है, क्या ये उनका निर्वाण स्थल है, क्या ये उनका प्रथम उपदेश स्थल है, या फिर इन तीनों में से कहीं से भी वो संबंधित नहीं है। तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना हो तो आप ऑप्शन सी के साथ जाइए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यहां पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ये बनारस से, यानी कि वाराणसी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश यहीं पर दिया था। और एक तरह से कहें कि बौद्ध धर्म या बौद्ध मत का प्रचार जो है वो यहीं से शुरू हुआ था। बौद्ध मत का प्रचार शुरू हुआ था और इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शब्द भी आप याद रखें, ये धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ से जुड़ा है और गौतम बुद्ध के पहले उपदेश से जुड़ा हुआ है। और अशोक ने यहीं पर एक सारनाथ स्तंभ भी बनवाया था, आपको याद होगा। अगर आप अशोक के बारे में जब इतिहास को पढ़ रहे होंगे तो आप समझ पाएंगे। अशोक ने यहीं पे सारनाथ स्तंभ बनाया था और यहीं से हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक लिए गए हैं। तो ये जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए सारनाथ के बारे में। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को इस वीडियो में जोड़ रखा था, ताकि कुछ चीजें के साथ साथ संविधान और धर्म के साथ साथ और तथ्यों को भी हम एड ऑन कर सकें। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। अभी पिछले कुछ दिनों से तकनीकी परेशानियों से मैं बहुत परेशान हूँ, जिसके चलते वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं बन पा रही, खासकर ऑडियो अच्छा नहीं आ रहा है। कभी कभी तो वीडियो बन भी नहीं पाता, पूरा वीडियो बनाने के बाद मैं देखता हूँ कि उसमें आवाज़ ही अच्छे से नहीं रिकॉर्ड हो पाई। कल ऐसा ही हुआ, तो कल कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आप तक रेगुलरली कोई एक वीडियो किसी न किसी एक टॉपिक पर देता रहूं, ताकि आपकी तैयारी चलती रहे। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा। आप सबको नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।